विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, मतलब क्या जो है आंसर्स में से कौन सी चीज़ रेट ऑफ द रिएक्शन को जाहिर करती है। ऑप्शन ए में कहता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ओवर टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन इससे ज़ाहिर होता है कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो डिक्रीज़ होती है ओवर टाइम। और इसी तरह कंसंट्रेशन सेकंड ऑप्शन है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर टाइम। तो अगर आप फोर्थ ऑप्शन देखें तो उसमें बोथ ए एंड बी, तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है तो ये करेक्ट है कि कंसंट्रेशन जो है वो चेंज होती है रिएक्टेंट्स की पर यूनिट टाइम या प्रोडक्ट्स की चेंज होती है, तो इसको हम कहते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन। सो ये इसमें ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। 70 कि द रेट इक्वेशन ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय, देखिए रेट इक्वेशन जो है तो वो बराबर होगा रेट कांस्टेंट और फिर होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर के ए के लिहाज से ये रिएक्शन किस ऑर्डर का है, और फिर इस तरह होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर इट्स ऑर्डर, यानी जो रिएक्शन है उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। इसके लिहाज से मिसाल के तौर पे ये इस तरह का आएगा लाइक डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, तो ये बराबर होगा रेट कांस्टेंट, तो ये है लेट से ए रिएक्टेंट है और इसके लिहाज से हम ले लेते हैं कि लेट से ऑर्डर है एम, ए के लिहाज से एम ऑर्डर है और बी के लिहाज से जो है ये एन ऑर्डर है। तो रेट एक्सप्रेशन इस तरह आएगा, यानी एम और एन जो है दीज आर द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ए के लिहाज से मिसाल के तौर पे फर्स्ट ऑर्डर है तो इधर 1 लगाएं, और बी के लिहाज से भी फर्स्ट ऑर्डर है तो इधर 1 लगाएं, और अगर बी के लिहाज से सेकेंड ऑर्डर है तो फिर इसको 2 लगा लें। तो ऑप्शन इसमें 70 में ए करेक्ट है। 71 द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज डिफाइंड एज, ऑर्डर कैसे डिफाइन होता है, देखिए सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स एंड द रेट इक्वेशन। तो पहला आंसर यह है कि ऑर्डर ये होगा, जब आप ऑर्डर मालूम करते हैं तो ये जो रेट एक्सप्रेशन है इसमें जो पावर्स होते हैं, जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनके जो पावर्स हैं उनको ऐड कर लेंगे, सो यू विल गेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। पहला ऑप्शन है यही करेक्ट है। और फिर कहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, तो ये गलत है। कोफिशिएंट ऑफ द रेट कांस्टेंट, तो ये भी नहीं है, और द इनवर्स ऑफ द रेट कांस्टेंट, तो ये भी नहीं है। 71 में ए ऑप्शन करेक्ट आता है। 72 में कहते हैं कि व्हाट इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप इन अ केमिकल रिएक्शन, रेट डिटरमिनिंग स्टेप इन अ केमिकल रिएक्शन क्या है। देखिए एक रिएक्शन में मल्टीपल स्टेप्स होते हैं और इनमें से जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। तो ऑप्शन ए में कहता है कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप क्या है, जरा सुन ले। कहते हैं कि व्हाट इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप इन अ केमिकल रिएक्शन। ए ऑप्शन है कि फास्टेस्ट स्टेप इन द रिएक्शन मैकेनिज्म, नो द स्लोवेस्ट स्टेप इन द रिएक्शन मैकेनिज्म। तो स्लोवेस्ट स्टेप है, जरा देखिएगा कि मिसाल के तौर पे अगर ए कन्वर्ट होता है लेट से बी में, बी कन्वर्ट होता है सी में, और सी कन्वर्ट हो जाता है डी में, कंसिडर करें कि दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, और ये वाला स्टेप लेट से बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है, कंसिडर कर लें कि दिस वन इज द स्लोवेस्ट स्टेप। तो अगर ये ए कन्वर्ट हो जाएगा सारा बी में, बी सी में, तो ये सारा कुछ बहुत जल्दी होता है, लेकिन सी जब कन्वर्ट होता है डी में, लेट से दिस इज स्लो स्टेप, तो जितना ये मॉलिक्यूल सी से डी तक ये जो स्टेज है, तो जितना ये कन्वर्जन यहाँ पे होती है पर यूनिट टाइम, उतना ही ओवरऑल जो रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डी होगा वो डिपेंड करता है स्लो स्टेप पे। तो ये आता है 72 में डी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है 72 में देखें तो ये कहता है कि व्हाट इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप इन अ केमिकल रिएक्शन। तो बी ऑप्शन ये है कि द स्लोवेस्ट स्टेप इन द रिएक्शन मैकेनिज्म। सी ऑप्शन बी देखें, कहते हैं कि स्टेप विद द हाईएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी। याद रखें जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है जनरली वही स्टेप होता है विद द हाईएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी। तो डी ऑप्शन यह है करेक्ट है कि व्हाट इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप इन अ केमिकल रिएक्शन। तो स्लोवेस्ट स्टेप जो है तो वो भी रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, और वो स्टेप विद द हाईएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी। तो डी ऑप्शन में फिर ये कहता है कि बोथ बी एंड सी, तो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। 73 में कहते हैं हाउ डज एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन, कि जब इंक्रीज कर लेंगे कंसंट्रेशन को तो रेट किस तरह जो है वो अफेक्ट होगा। तो जनरली कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, सिवाय जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, कि जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा तो वहां पर कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट में चेंज नहीं आता, लेकिन बाकी जो है फर्स्ट ऑर्डर है तो कंसंट्रेशन डबल करने से रेट डबल हो जाता है, और अगर वो सेकेंड ऑर्डर है तो कंसंट्रेशन डबल करने से रेट जो है वो 4 टाइम बढ़ता है, और अगर किसी एक रिएक्शन के लिहाज से ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो फिर कंसंट्रेशन डबल करने से रेट जो है वो 8 टाइम्स बढ़ जाता है। तो 73 में सेकंड ऑप्शन ठीक है। 74
What is the effect of temperature on the rate of the reaction? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? याद रखें कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, नो मैटर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो। तो हम ये बात कर रहे होते हैं कि मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक सिस्टम है, रिएक्शन हो रहा है और ये सिस्टम की एनर्जी है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं कि जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हैं तो देखिएगा ये रिएक्टेंट्स हैं और इतनी एनर्जी लेके फिर प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट होते हैं। सो ये वो टेम्परेचर है कि जिस पे एक्टिवेशन एनर्जी जो है अवेलेबल है, EA जिसे हम कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी अवेलेबल है। तो जितना आप रूम टेम्परेचर पे रिएक्टेंट्स को इतनी एनर्जी अवेलेबल है, लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हैं तो एक्चुअली ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को एनर्जी अवेलेबल है और एक्टिवेशन एनर्जी अवेलेबल है, और वो जो है तो इस एनर्जी बैरियर को ये क्रॉस कर सकते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो या चाहे आप रिएक्शन ये ले लें फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास एंडोथर्मिक है कि जिधर रिएक्टेंट्स की एनर्जी बड़ी कम है और इतनी एनर्जी लेके एक्टिवेटेड स्टेट में आ गए और फिर ये इन्होंने प्रोडक्ट बना दिया है। ये हमारे पास आता है, इसकी आती है एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस वक्त रिएक्टेंट को ये एनर्जी अवेलेबल है रूम टेम्परेचर पे, और जब आप एनर्जी दे रहे होते हैं टेम्परेचर बढ़ता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल को ये एक्टिवेशन एनर्जी अवेलेबल होती है। ये हमारे पास है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 74। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन? तो इट इंक्रीजेस द रेट। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 75 कि एक्टिवेशन एनर्जी इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? इट इज़ दी, पहला है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन टू अकर। बिल्कुल मिनिमम एनर्जी है कि जो कि एक रिएक्शन को मिक्सचर को दरकार होती है ताकि हो जाए। फिर ये कहते हैं मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। नो, मैक्सिमम एनर्जी जब होती है तो वो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स होता है। एक्टिवेशन एनर्जी हम इसको कहते हैं। ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है दे मस्ट हैव इन ऑर्डर टू फॉर्म एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। फिर कहते हैं कि एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन, नो दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। और फिर कहते हैं ये है, अच्छा सही, तो 75 में ए ऑप्शन करेक्ट है। 76 व्हाट इज एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है? ये एक इंटरमीडिएट होता है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कर लेते हैं कि लेट्स से ये मॉलिक्यूल्स हैं टकरा जाते हैं, ए मॉलिक्यूल जो है ए मॉलिक्यूल यानी A2 जो है ये टकरा जाता है B2 के साथ, तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है कि जिसमें A और A का ये बॉन्ड टूटने वाला है और B का ये बॉन्ड जो है ये टूटने वाला है, और इस दौरान A और A का बॉन्ड बनने वाला है और A और B का बॉन्ड बनने वाला है, और इस तरह A और B का ये बॉन्ड भी बनने वाला है। तो अच्छा, अब ये जो आपके पास हाई एनर्जी इंटरमीडिएट आता है इसको फिर हम कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये रिवर्सिबल है कि ये वापस भी आ सकता है। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के मुताबिक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, जो एनर्जी अब्जॉर्ब हुई तो वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। अब इसमें से हाफ जो है वो इधर आता है और हाफ जो है वो आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास है ए बी और फिर ये दूसरा भी प्रोडक्ट है, तो इसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी इंटरमीडिएट, या जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी हम इसको कहते हैं। तो what is an activated complex? An intermediate state between reactants and products, ये भी सही है। final product of the reaction गलत है। a stable compound, no। activated complex जो है ये इंतहाई unstable होता है, इसको आप रिएक्शन मिक्सचर से आइसोलेट नहीं कर सकते और इसकी ज़्यादातर प्रॉपर्टीज नोन नहीं होती। लाइक फॉर एग्जांपल इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये मतलब एक हाइपोथेटिकल सा एक इंटरमीडिएट होता है। तो 76 में ए ऑप्शन करेक्ट है। 77 which of the following statement is true regarding activation energy? एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में कौन सी बात सही है? ऑप्शन ए है कि a lower activation energy leads to a faster reaction। जितने भी रिएक्शन होते हैं जो फास्टर रिएक्शन है तो उनके लिए एक्टिवेशन एनर्जी बड़ी कम होती है। फॉर एग्जांपल आप ले लेते हैं ये जो कंबस्शन रिएक्शन है, आप ले ले फॉर एग्जांपल कागज़ वगैरह को आप जलाते हैं या फिर पेट्रोल डीजल को आग लगाते हैं, थोड़ी सी एनर्जी आप दे देते हैं और फिर वो बड़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और बड़ा फास्ट रिएक्शन है। तो
ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एक्टिवेशन एनर्जी, अ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी लीड्स टू अ फास्टर रिएक्शन, और फिर है कि हायर एक्टिवेशन एनर्जी लीड्स टू अ फास्टर रिएक्शन, फिर है कहता है कि एक्टिवेशन एनर्जी हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन रिएक्शन रेट, याद रखिए रेट पे असर होता है। सो जितनी लो होगी एक्टिवेशन एनर्जी उतना ही ये फास्टर रिएक्शन होगा। 78 द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर ड्यू टू, यानी जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इसलिए बढ़ता है कि डिक्रीज इन द एक्टिवेशन एनर्जी, नो इसकी जरूरत नहीं है, एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ये वैल्यू है। चाहे आप रिएक्शन मिक्सर का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर रखें, एक्टिवेशन एनर्जी उतनी ही दरकार है, टेम्परेचर आप बढ़ाते जाएं, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है। तो ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर ड्यू टू, तो आंसर है फिर ये कहते हैं कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस। हाँ सही है कि जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस, इधर कोलिजन हो गई है तो ये बन गया है, और बीकर की किसी और जगह कोलिजन हो गई है तो भी ये बन गया है, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस की तादाद बढ़ जाती है। फिर ये कहते हैं कि इंक्रीज इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ कोलिजन, बिल्कुल सही है, टेम्परेचर बढ़ाने से गैस के मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, लिहाजा जो कोलिजन फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। तो 78 में डी ऑप्शन है, और डी कहता है कि बोथ बी एंड सी, जबकि बी कहता है कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस, और सी पर यह कहता है कि इंक्रीज इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ कोलिजन। ये दोनों सही हैं, और जिक्र है डी में, वो कहता है बोथ बी एंड सी। 79 सरफेस एरिया अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज, सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। तो कहते हैं क्यों? कि इट चेंजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, नो। फिर कहते हैं इट अफेक्ट्स द नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम, बिल्कुल कोलिजन पर यूनिट टाइम बढ़ जाती हैं। और फिर ये कहता है कि इट चेंजेस द नेचर ऑफ द रिएक्टर, नो, नेचर वही रहता है, सरफेस एरिया बढ़ गया है तो जो एक्सपोज एटम्स है उनकी तादाद बढ़ गई है। सिंपल सी बात है, रिएक्शन सरफेस पे होते हैं, तो अगर ये आपके पास मतलब एक पार्टिकल है और ये देखें कि ये इसके एक्सपोज पार्टिकल है, चले इमेजिन करें रिएक्शन इसका यहाँ पे होगा, ये इसके एक्सपोज पार्टिकल है। अब अगर आप इसको मिसाल के तौर पे दो पीसेस में डिवाइड कर लेंगे, तो अब ये एक पीस हो गया है और ये दूसरा पीस है, तो देखिए नए जो एक्सपोज पार्टिकल्स हैं ये इसके एक्सपोज पार्टिकल्स हैं, और इस तरह ये भी एक्सपोज पार्टिकल हैं। तो जब आप इसका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, यानी पार्टिकल साइज कम कर लेते, पार्टिकल की तादाद ज़्यादा कर लेते हैं, तो फिर एक्सपोज पार्टिकल ज़्यादा हो जाएंगे और रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो बढ़ जाता है। सो 79 में बी ऑप्शन करेक्ट है। ये कहते हैं 79 सुने कि सरफेस एरिया अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज इट अफेक्ट्स द नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम, जितने एक्सपोज पार्टिकल ज्यादा होंगे पर यूनिट टाइम उतनी कोलिजन भी ज्यादा होगी। 80 व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रेट कांस्टेंट इन रिएक्शन, रिएक्शन में रेट कांस्टेंट के का सिग्निफिकेंस क्या है? कहते हैं कि इट डिटरमिन्स द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। देखिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है तो ये दर हकीकत हमारे पास स्पीड ऑफ द रिएक्शन, ये जो है हमारे पास, अगर हम ये ले लेते हैं लेट से डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ये बराबर है रेट कांस्टेंट और ए पावर जो भी है ऑर्डर, जो भी ऑर्डर है वो मैंने लिख दिया है। सो इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि अगर आप ये कंसंट्रेशन ले लेते हैं, लेट से आपने 1 कंसंट्रेशन ले ली, तो अब इसका पावर जो भी आएगा इट इज ऑलवेज 1। तो के जो है रेट कांस्टेंट ये स्पीड ऑफ द रिएक्शन या रेट ऑफ द रिएक्शन के बराबर है। फिर ये कहता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, सुने व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रेट कांस्टेंट के इन अ रिएक्शन, तो क्या है कि इट डिटरमिन्स द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। 80 यानी when concentration of the reactants is taken as 1 mole per liter, then rate constant is equal to the rate of the reaction। 81 which of the following increases the rate of reaction by lowering activation energy, तो कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन कौन बढ़ाता है? देखिए ये हमारे पास से मिसाल के तौर पे एक अनकैटालाइज्ड रिएक्शन है, ये है, ये सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है और ये अनकैटालाइज्ड रिएक्शन है। तो इस तरह होगा कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा और प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बन गया है, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये एनर्जी है जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्सेस एनर्जी है जो कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो हैं दे मस्ट हैव एन एडिशन टू देयर एनर्जी एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे ये एनर्जी है, तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी इनकी होनी चाहिए ताकि ये बना सके ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये रूम टेम्परेचर पे एनर्जी हो गई रिएक्टेंट्स की,
ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की हो गई है और ये प्रोडक्ट्स की है। अब रिएक्शन और प्रोडक्ट की एनर्जी का जो गैप है ये एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कहलाता है। ये जो एनर्जी है ये एक्टिवेशन एनर्जी है। सो अब कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट ये करता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन दे के, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन लेके या फिर रिएक्टेंट्स में बॉन्ड बना के, तो उनके साथ या बाकी मैकेनिज्म होते हैं इसके, यानी कुछ बॉन्ड ये खुद तोड़ देता है। सो इट एक्चुअली डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी। यानी ये जो आपके पास है तो ये एक कैटलाइज्ड रिएक्शन है। ये कैटलाइज्ड रिएक्शन है कि जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी आप देख रहे हैं ये कम है बनिस्बत इस रिएक्शन के। ये जो है ये कैटलाइज्ड है और ये जो रिएक्शन है ये अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है। अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, तो अनकैटलाइज्ड के लिए एनर्जी ज़्यादा दरकार है एक्टिवेशन, और जो कैटलाइज्ड है उसके लिए कम दरकार है। तो बी ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, तो बी है, यानी कैटलिस्ट होता है यहाँ पर। 82 द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का क्या यूनिट होगा? देखिए ये हमारे पास है, मिसाल के तौर पे ये है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, और ये है के, और ये है ए, और वो कहता है ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ पर आपने सेकंड ऑर्डर मतलब इसका मतलब ये है कि आपने इधर 2 लिख देना है। तो अब आपके पास जो के आएगा ये कंसंट्रेशन है, ठीक है जी, यानी कंसंट्रेशन का आपने स्क्वायर ले लिया है। तो के बराबर होगा डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, और के बराबर इसके और 1 बाय ए, ये कंसंट्रेशन है और स्क्वायर। ज़रा देखिएगा कि ये है कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, और फिर ये है 1 बाय कंसंट्रेशन का स्क्वायर है। तो ये इसके साथ कैंसिल कर लेंगे तो ये रह जाएगा यूनिट हमारे पास 1 बाय कंसंट्रेशन और टाइम। कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर, तो ये यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर, तो ये होगा लीटर पर मोल, और फिर टाइम है तो ये होगा पर सेकेंड। तो ये आता है सी ऑप्शन, लीटर पर मोल पर सेकेंड। 83 विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को कौन सा फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं करता? टेम्परेचर, तो टेम्परेचर रेट कांस्टेंट को चेंज करता है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, बिल्कुल, जब रिएक्टेंट का नेचर चेंज हो जाए तो रेट कांस्टेंट, मुख्तलिफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट आती है। फिर ये कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है 83 में सी ऑप्शन है, रेट कांस्टेंट पे प्रोडक्ट का असर नहीं है फॉर इरिवर्सिबल रिएक्शन। 84 फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, तो बिल्कुल सही है। स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये गलत है, बी है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। 84 में सेकंड ऑप्शन है। 85 कहते हैं विच फैक्टर प्राइमरीली डिटर्मिन्स द रेट डिटरमिनिंग स्टेप इन अ रिएक्शन मैकेनिज्म। जब रिएक्शन मैकेनिज्म आप लिखेंगे तो कुछ स्लो स्टेप होते हैं, कुछ फास्ट स्टेप होते हैं। तो ये कहते हैं कि विच फैक्टर प्राइमरीली डिटर्मिन्स रेट डिटरमिनिंग स्टेप, कौन सा फैक्टर ये हमें बताता है कि ये जो है ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। तो इसमें कहते हैं कि द स्टेप विद द मोस्ट मॉलिक्यूल्स, नो। फिर कहते हैं कि द स्टेप विद द हाईएस्ट एनर्जी बैरियर, बिल्कुल वो स्टेप जिसके लिए सबसे ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी दरकार है तो वो सबसे स्लो स्टेप होगा और वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। 85 में बी ऑप्शन करेक्ट है। 86 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, तो इसमें है मेल्टिंग ऑफ आइस, तो वो एंडोथर्मिक है, बर्फ का पिघलना एंडोथर्मिक है। डिसोल्यूशन ऑफ एमोनियम नाइट्रेट इन वाटर, तो ये भी एंडोथर्मिक है। फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक है। कंबस्शन ऑफ मीथेन 86 में ये है बी ऑप्शन। 87 कहते हैं विच टर्म रिफर्स टू द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर स्टडी इन थर्मोडायनामिक्स, तो जिस चीज़ की हम स्टडी कर रहे होते हैं साइंटिफिक स्टडी, तो उसको हम कहते हैं सिस्टम। सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एक ऐसी ऑब्जर्वेशन है कि जिसमें मेजरमेंट्स जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। 87 में सी ऑप्शन करेक्ट है। 88 व्हाट इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन एक ऐसा पैरामीटर है जिसका डिपेंड पाथ पे नहीं होता, बल्कि इसका डिपेंड होता है स्टेट ऑफ द सिस्टम पे। जब स्टेट 1 से स्टेट 2 तक जाएं तो मर्जी आपकी है कि आप पाथ 1 फॉलो करते हैं, पाथ 2 फॉलो करते हैं, पाथ 3 फॉलो करते हैं। पाथ पे ये डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये डिपेंड करता है सिर्फ स्टेट पे। तो ये कहता है कि व्हाट इज अ स्टेट फंक्शन, तो इट इज अ प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेट, जो दैट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम्स करंट स्टेट्स ओनली। तो 88 में बी ऑप्शन करेक्ट है। 89
हीट इज डिफाइंड एज, व्हाट इज हीट? तो हीट जो है ये एनर्जी ट्रांसफर्ड ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, यानी एनर्जी ट्रांसफर है जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, तो टेम्परेचर ज़्यादा है ये कम है, तो देन हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। तो 89 में सी ऑप्शन करेक्ट आता है। 90 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी यानी हीट कितना ये एब्जॉर्ब कर सकता है, तो ये अमाउंट है ऑफ हीट एनर्जी टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसका यह है कि अगर हम एक सब्सटेंस लेते हैं और उसका हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएं, तो यानी उसको हम एक सब्सटेंस है आप उसे हीट करते हैं, तो जब उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ेगा तो उसने कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। लाइक ये देखें ये है, तो ये हमारे पास सब्सटेंस है, आप इसे हीट करें, जब इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ जाए तो आपने जो हीट एनर्जी दे दी है ये इसकी हीट कैपेसिटी कहलाती है। हीट कैपेसिटी गुंजाइश जो है, यानी हरारत एब्जॉर्ब करने की कितनी गुंजाइश है। सो हीट कैपेसिटी जो है ये अमाउंट ऑफ हीट है विच इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री केल्विन। याद रखिए ये हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट की बात नहीं हो रही। स्पेसिफिक हीट में फिर हम मास को या मोल्स को स्पेसिफाई कर लेते हैं कि कितने मोल्स, पर मोल हम मालूम करते हैं या पर ग्राम हम मालूम करते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स हीट कैपेसिटी? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 90 में ए ऑप्शन करेक्ट है। 91 इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द सम ऑफ। इंटरनल एनर्जी जो होती है किसी सिस्टम की, तो वो जो देखिए टोटल इंटरनल एनर्जी जो है तो दो एनर्जीज का मजमुआ है, एक जिसको हम कहते हैं थर्मल काइनेटिक एनर्जी और एक होती थर्मल पोटेंशियल एनर्जी। तो थर्मल काइनेटिक और थर्मल पोटेंशियल एनर्जी, या इसको हम कह सकते हैं काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, तो ये इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कहलाती है। 91 में ये आएगा सी ऑप्शन। 92 कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस वर्क डन बाय अ सिस्टम, यानी वर्क डन बाय अ सिस्टम, हम गैसियस सिस्टम की बात कर रहे हैं, जब वो एक्सपेंड करेगा सो दैट इज द वर्क डन बाय द सिस्टम, जिसमें सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। सो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड व्हेन अ फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट। तो ये कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस वर्क डन बाय अ सिस्टम, तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा? इट इज द एनर्जी ट्रांसफर्ड व्हेन अ फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट। सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आता है। 93 एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम क्या है? एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज, तो सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। अगर आपको एंथैल्पी की इक्वेशन याद है तो देखिएगा एंथैल्पी जो होती है डेल्टा एच जो है, तो यह बराबर है इंटरनल एनर्जी और यह है फिर वर्क डन पी डेल्टा वी, या सिंपल आप कह सकते हैं एंथैल्पी बराबर है किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी और प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ये एंथैल्पी चेंज है तो फिर इंटरनल एनर्जी चेंज और प्रेशर वॉल्यूम वर्क, तो ये आएगा। 93 में सी ऑप्शन आता है। 94 व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी की हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर है कि हमने ये बात की है कि उसने कितनी हीट एब्जॉर्ब कर दी जब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया, तो यूनिट आएगा जाउल्स पर डिग्री सेल्सियस या जाउल पर केल्विन। 94 में ये सेकंड ऑप्शन आता है। 95 कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज एसेंशियली द लॉ ऑफ, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। 95C यानी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, क्रिएट नहीं हो सकती, आप एक फॉर्म से इसे दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 96 हेस लॉ स्टेट्स दैट, हेस लॉ ये कहता है कि जब आप एक केमिकल सिस्टम से यानी एक केमिकल स्टेट से एक दूसरे स्पेसिफिक केमिकल स्टेट तक पहुंचते हैं तो जो टोटल एनर्जी चेंज आएगा दैट विल रिमेन द सेम। मतलब ये है कि जो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इंटरमीडिएट एंड नेचर ऑफ द जो इंटरमीडिएट्स है उन पे नहीं डिपेंड करता, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो हेस लॉ कहता है कि टोटल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन, पाथ जो भी आप इस्तेमाल करें तो वो कांस्टेंट, टोटल एनर्जी चेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन। 96 में ए ऑप्शन है। 97 हेस लॉ इज यूजफुल फॉर, हेस लॉ जो है याद रखें ये इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री है। हेस लॉ को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब ऐसे रिएक्शंस के लिए हमने एंथैल्पी चेंज मालूम करना हो कि या तो बहुत ज़्यादा स्लो है
यानी उसको हम करवा नहीं सकते, बहुत ज़्यादा स्लो हैं, टाइम लेते हैं, घंटे, हफ्ते, महीने ले सकते हैं, या फिर ऐसे रिएक्शन हैं जो कि फिजिबल नहीं हो सकते, जिसको हम लेबॉर्ट्री में करवा नहीं सकते पूरी तरह। लाइक फॉर एग्जांपल कार्बन और ऑक्सीजन मिला के आप कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए आप कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज जब आप जो भी कर लें कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनेगी और साथ साथ डाइऑक्साइड भी बन जाती है। तो इस तरह के रिएक्शन जो हम करवा नहीं सकते उनके लिए हम हेस्ला इस्तेमाल करते हैं, या फिर ऐसे रिएक्शन जो कि बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, जो कि फिजिबल ना हो, तो उसके लिए फिर हम हेस्ला का इस्तेमाल करते हैं। तो हेस्ला इज यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। 97 में सी ऑप्शन। 98 इन एन एनर्जी साइकिल द टोटल एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन इज। तो एनर्जी साइकिल जो है, फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं जो बॉर्न-हेबर साइकिल है वो आप ले लें, तो कहते हैं कि इन एन एनर्जी साइकिल the total enthalpy change of a reaction is the sum of the enthalpy changes of all steps in the cycle। तो तमाम जो steps होते हैं, तो वो मिसाल के तौर पे मैं ये ले लेता हूँ, यह है सॉलिड जो है वो आपने हीट कर दिया है और ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, और इसके लिए ये जो चेंज आता है स्टेट चेंज, ये है हीट, और इसको हम कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, फिर अगर लिक्विड को आप कन्वर्ट करते हैं गैस में, ये जो स्टेट चेंज आ गया है, ये जो एंथैल्पी है इसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल है। तो अगर आप इसके लिए मालूम करना चाहें डेल्टा एच जो कि एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है, तो वो इन दोनों के सम के बराबर होती है। यही ये कहता है क्वेश्चन नंबर 98 में, कहते हैं कि इन एन एनर्जी साइकिल द टोटल एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन इज, तो ये बी है, सम ऑफ द एंथैल्पी चेंजेस ऑफ ऑल स्टेप्स इन द साइकिल। तो ये होगा, यानी इस वक्त हमारे पास जो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है, तो ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बराबर होगी प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, दोनों को सम कर लेंगे तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन आ जाती है। 98 में बी ऑप्शन करेक्ट है। और 99 में कहते हैं कि फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द साइन ऑफ डेल्टा एच, तो वो जनरली हम नेगेटिव लिखते हैं। जैसे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, फॉर एग्जांपल ये है कार्बन आप ले लें, सॉलिड है, और ऑक्सीजन है, गैस है, और बाहर मिल के ये बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस दौरान ये एनर्जी रिलीज होती है डेल्टा एच -393 किलो जूल, ये एनर्जी रिलीज होती है। तो साइन इधर हम नेगेटिव लगाते हैं, मतलब ये है कि इन दोनों से ये भी बना और साथ साथ ये वाली एनर्जी जो है ये रिलीज भी हो गई है। तो 99 में ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है, यानी बी ऑप्शन। और 100 में कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज, एंथैल्पी क्या होती है? इट इज द टोटल हीट एब्जॉर्ब और रिलीज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो सेकंड ऑप्शन है व्हाट इज एंथैल्पी। लफ्जी मतलब इसका होता है हीटिंग या हीट या गर्मपन, जिसमें आप कह सकते हैं वार्मिंग। तो एंथैल्पी का मतलब यही है कि जो टोटल हीट इवॉल्व हो गया और टोटल हीट जो एब्जॉर्ब हो गई है, तो ये एंथैल्पी कहलाती है। 101 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन एक ऐसा पैरामीटर है कि जिसकी वैल्यू का डिपेंड स्टेट ऑफ द सिस्टम पे होता है, ठीक है जी, पाथ पे नहीं होता। तो यहाँ पर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट फंक्शन, तो वर्क जो है इट इज पाथ फंक्शन, हीट जो है वो भी नहीं है, डिस्टेंस ट्रैवल, तो ज़ाहिर जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं कितना फासला आप कवर करते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा जो पाथ है वो आपने चुन लिया है। तो हाँ, डिस्प्लेसमेंट वही रहता है, डिस्प्लेसमेंट जो है डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, लेकिन जो डिस्टेंस है ट्रैवल्ड दैट डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन। सो यहाँ पर सी ऑप्शन है, इट इज स्टेट फंक्शन। The heat capacity of substance depends on the type and amount of the substance। heat capacity जो होती है, यानी जब 1 डिग्री टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं किसी चीज़ का, तो वो कितनी हीट एब्जॉर्ब करता है, तो ये डिपेंड करता है। heat capacity of a substance depends on, तो ये the type और अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, कौन सा मटेरियल है। यानी अगर आप लेते हैं यहाँ पे लोहा लेते हैं, यहाँ पे वाटर लेते हैं, तो दोनों का आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे इक्वली, लेकिन वो जो हीट एब्जॉर्ब करेंगे वो डिफरेंट होगा। हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल यूज। साथ साथ ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि अगर ज़्यादा क्वांटिटी आपने ले ली है तो फिर ज़्यादा हीट आप देंगे। जैसे कि एक बड़ा कमरा है, उसे आप सर्दियों में गर्म कर रहे हैं, और तो बड़े कमरे के लिए आप ज़्यादा हीट देंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है तो 102, तो कहते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस डिपेंड ऑन द टाइप एंड अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। तो ये ऑप्शन है ए
और 103 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये दोनों होती हैं, तो ये है बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स, तो ये है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि ऑक्सीडेशन कैन बी डिफाइंड एज, ऑक्सीडेशन जो है ऑक्सीडाइज हुआ यानी ऑक्सीजन ले लिया है या फिर इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। 105 एंड द ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड, यानी जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है जो बैलेंसिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए, द एटम बीइंग ऑक्सीडाइज इज आइडेंटिफाइड बाय, तो जो ऑक्सीडाइज हो गया है तो उसका एक्चुअली तो इंक्रीज इन इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। लाइक फॉर एग्जांपल आप ये लिखते हैं, लेट्स से आप ये एक रिएक्शन लिख लेते हैं कि ये जिंक है और ये है नाइट्रिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन, प्रोडक्ट बनता है जिंक नाइट्रेट और प्लस आपने लेट से N2O बना दिया अलॉन्ग विद H2O। तो इसमें आप देख सकते हैं जिंक नाइट्रेट जो है यहाँ पे +2 स्टेट है, यहाँ पे 0 है, तो जो ऑक्सीडाइज हो गया है एंड इंक्रीज इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट ये आ जाता है। 105 में सी ऑप्शन करेक्ट है। 106 में कहते हैं कि कैथोड इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, चाहे आप जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेते हैं यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल आप ले लें या गैल्वानिक सेल ले लें, तो कैथोड वो है वेयर कैथोड इज द इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन अकर्स, कैथोड वो है जहाँ पे रिडक्शन होती है यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें ये आता है बी ऑप्शन। 107 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यह है कि जब आप एक मेटल को आप सस्पेंड करते हैं इसी के आयंस में 1 मोलर कंसंट्रेशन हो इसके आयंस की, तो जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल आप ले लें जिंक मेटल जो है, जिंक मेटल सस्पेंडेड इन जिंक सल्फेट सोल्यूशन और 1 मोलर जिंक सल्फेट है, सो द वोल्टेज डेवलप बाय एन इलेक्ट्रोड व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद अ सोल्यूशन। 107 में ये वाला ऑप्शन सही है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिफाइंड एज the voltage developed by an electrode when it is in contact with solution। 107 में B option correct है। 108 the standard electrode potential of an electrode is, standard electrode potential क्या होता है कि जब आप इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ आप बांध लेते हैं, अटैच कर लेते हैं, यानी लेट से आप कापर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करना चाहें तो कापर इलेक्ट्रोड जो है वो कापर आयंस है उनमें ये सस्पेंडेड है और फिर ये जो हाफ सेल है इसको आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ अटैच कर दिया है, साथ साथ जो दोनों सोल्यूशन हैं साल्ट ब्रिज के थ्रू उनको भी आपने अटैच कर दिया है। तो अब जो आपको वोल्टमीटर देगा, जो वोल्टेज देगा, तो दैट विल बी एक्चुअली द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कापर, बिकॉज हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है चाहे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रिड्यूस हो तो वो हम 0 लेते हैं। So the potential difference between the electrode and a standard reference electrode, तो ये A ऑप्शन आता है। 109 कहते कि टू बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन यूजिंग द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जब आप बैलेंस करते हैं ये दोनों मेथड एसेंशियली एक जैसे हैं, जिसमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, फिर एलिमेंट दोनों साइड पे जो होता है जिसमें स्टेट जिसका स्टेट चेंज हो गया तो उसको हम बैलेंस करते हैं और फिर जो इलेक्ट्रॉन लास्ट एंड गेन है उसको हम लगा लेते हैं, फिर चार्ज को हम बैलेंस करते हैं, चार्ज एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन आयन लगा के और बेसिक मीडियम में हाइड्रोक्सिल आयन लगा के बैलेंस करते हैं और फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं बाय एडिंग वाटर, और आखिर में हम दोनों इक्वेशन जो रिडक्शन इक्वेशन है और जो ऑक्सीडेशन इक्वेशन है उन दोनों को हम सुटेबल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह कि इलेक्ट्रॉन लास्ट इन वन रिएक्शन आर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इन अनदर, इलेक्ट्रॉन गेन इन अनदर इक्वेशन। तो कहते हैं कि टू बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन यूजिंग द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यू फर्स्ट सेपरेट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, यानी उनको आप सेपरेट कर लें। लाइक फॉर एग्जांपल इस वक्त हम ये सेपरेट कर लेते हैं कि जिंक जो है तो उसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, तो आपने इसको लिखना होता है लाइक ये है जिंक नाइट्रेट, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, और फिर ये नाइट्रिक एसिड है HNO3, ये +5 स्टेट है +5, और इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया है, इसको नहीं, इसने नहीं गेन किया, इसने गेन कर दिया, लेट से आपने N2O लिख दिया है, तो फिर आप नाइट्रोजन का, या अगर ये याद रखें कि अगर नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो फिर ये NO बन जाएगा, मज़ीद ज़्यादा होगी तो ये NO2 बन जाता है, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म का ये रिएक्शन आपको दे सकता है। अगर बड़ा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है तो फिर लाफिंग गैस बनती है N2O, और अगर कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो फिर NO आएगी, और अगर नाइट्रिक एसिड मज़ीद कंसनट्रेटेड तो फिर ये नाइट्रोजन पेरोक्साइड जो है वो आ जाती है।
सो आपने दोनों इक्वेशन को बैलेंस कर अलग अलग लिखना होता है। लाइक इस वक्त आप ये लिख सकते हैं कि ये NO2 है तो +5 है और इधर इसका +4 स्टेट है, तो ये 0 से हो गया +2 और ये +5 से +4 स्टेट में आ गया है। तो ये पहला स्टेप है कि आप जो है वो इसको सेपरेट करते हैं, यानी सेपरेट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। 109 में सेकंड ऑप्शन है। 110 कहते कि इन द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड द टोटल इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर फॉर द ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस मस्ट बी इक्वल टू द टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर द रिड्यूस्ड सब्सटेंस। इसका सिंपल मतलब यह है कि जैसे मैंने अभी स्टेप्स बताए आपको कि ये आपने स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, बैलेंस करें एलिमेंट को, और फिर आप इलेक्ट्रॉन लॉस्ट एंड गेन, और फिर चार्ज को, फिर ऑक्सीजन को, फिर मल्टीप्लाई कर लें। ये स्टेप्स हैं और आखिर में यही देखते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन जो है वो बराबर हो जाए। यानी इस वक्त जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किए और नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, बस आपने ये बैलेंस करने होते हैं। सो ये जो 110 है इसमें ए ऑप्शन आता है। 111 कहते कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? शॉर्ट वर्ड्स में तो ये है कि इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट। लाइक ये देखिए H2O देख ले, तो इस वक्त इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इसका इन्वॉल्व है, एक इलेक्ट्रॉन इसका इन्वॉल्व है। हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और फिर ये हाइड्रोजन है तो इस बॉन्ड में इसका एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है और इस बॉन्ड में इस ऑक्सीजन का भी एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। सो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो -1 और ये +1, तो ऑक्सीजन का टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। तो ये भी है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज द हाइपोथेटिकल चार्ज द एटम वुड हैव इफ ऑल द बॉन्ड्स वर आयोनिक। तो ये भी ठीक है कि ये हाइपोथेटिकल चार्ज है कि जैसे आप लिखते हैं HO और H, इधर लिखते हैं +1 और ये -2 और फिर +1, तो दिस इज द हाइपोथेटिकल चार्ज कि अगर हम इस बॉन्ड को आयोनिक कंसिडर करें तो ये फिर वो चार्ज है। तो 111 में सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। 112 में कहता है कि इन अ गैल्वानिक सेल द इलेक्ट्रोड विद द हायर रिडक्शन पोटेंशियल इज। जिसका पोटेंशियल ज़्यादा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल की हम जनरली बात करते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल मींस एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। सो गैल्वानिक सेल में ये होता है कि इट इज़ द कैथोड जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है। लाइक आप जिंक हाफ सेल और कॉपर हाफ सेल, इन दोनों को आप अटैच कर लें, सो एक्चुअली कॉपर हाफ सेल जो होगा वो जिंक से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो कॉपर इज रिड्यूस्ड। तो ये वाली बात है कि इन अ गैल्वानिक सेल द इलेक्ट्रोड विद द हायर रिडक्शन पोटेंशियल इज द कैथोड। 112 में सेकंड ऑप्शन है। 113 कहते कि इन द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड आफ्टर सेपरेटिंग द हाफ रिएक्शन यू शुड। जब आपने सेपरेट कर दिया सो एड कोफिशिएंट टू बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। फिर कहते कि डायरेक्टली कंबाइन द टू हाफ रिएक्शन, नो। फिर ए ऑप्शन इसमें सही है कि एड कोफिशिएंट टू बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। ए ऑप्शन करेक्ट है। 114 कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट कंपाउंड। याद रखिए कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मोस्ट कंपाउंड में वो -2 है। हाँ, 0 भी हो सकता है जब ये एलिमेंटल फॉर्म में है, और -1 भी होता है जब ये उसमें होगा परऑक्साइड में होगा। हाँ, +1 भी हो सकता है, लाइक आप ले सकते हैं कि जब ये फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना ले तो फिर ये वहाँ पे प्लस में आ सकता है। सो 114 में डी ऑप्शन करेक्ट है। 115 कि व्हेन बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक सॉल्यूशन, कि रिडॉक्स रिएक्शन है और एसिडिक सॉल्यूशन है, तो क्या करें? हाइड्रोजन आयंस आप ऐड करते हैं टू बैलेंस एक्चुअली चार्ज। यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन आयंस टू बैलेंस हाइड्रोजन, तो ठीक है, ये भी सही है, तो ये सी ऑप्शन आता है। 116 में कि इन अ रिडॉक्स रिएक्शन द सब्सटेंस दैट लूजेस इलेक्ट्रॉन इज। सब्सटेंस वो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है रिडॉक्स रिएक्शन में, तो उसको हम कहते हैं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। फॉर एग्जांपल आप इसमें देख सकते हैं कि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो नाइट्रोजन जो था वो यहाँ पे +5 स्टेट में है लेकिन इधर +4 में आ गया है, तो जिंक ने एक्चुअली नाइट्रोजन का स्टेट +4 कर दिया, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो दर हकीकत रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये आता है 116 में इन रिडॉक्स रिएक्शन द सब्सटेंस दैट लूजेस इलेक्ट्रॉन इज द रिड्यूसिंग एजेंट। 116 में सेकंड ऑप्शन है। 17 में कहते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज असाइन्ड अ पोटेंशियल ऑफ। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को पोटेंशियल जो दिया गया है वो एक्चुअली 0 वोल्ट है। ये वैल्यू इसको दी गई है बिकॉज ये हमारा स्टैंडर्ड है, और इसको फिर बाकी इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करके हम उनका भी रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो मालूम करते हैं। 117 में सी ऑप्शन आता है।
118 कहते कि हाफ रिएक्शन दैट अकर्स एट द एनोड ऑफ गैल्वानिक सेल। एनोड पे जो हाफ रिएक्शन होता है, एनोड वो है जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। फॉर एग्जांपल आप ये लेते हैं कि ये है जिंक और आपने ले लिया है कॉपर सोल्यूशन, तो कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और जिंक जो है ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है। सो देखें इस वक्त ये एनोड है, याद रखिएगा कि मेटल हमेशा एनोड होते हैं। ये जीरो स्टेट है और उसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। ये कॉपर जो होगा तो ये कैथोड होगा, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया है। तो 118 में ये आता, ये कहते हैं कि हाफ रिएक्शन दैट अकर्स एट द एनोड ऑफ अ गैल्वानिक सेल दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। 118 में सेकेंड ऑप्शन है। 19 कि द ओवरऑल सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वानिक सेल इज कैलकुलेटेड बाय। गैल्वानिक सेल का जो आप सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए फार्मूला ये होगा, जैसे इस वक्त आप देख रहे हैं ये रिड्यूस हो गया है कॉपर, ये रिड्यूस हो गया है, जिंक ऑक्सीडाइज हो गया, तो जब आप इसके लिए फार्मूला लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह होगा। ये है सेल का जो पोटेंशियल आएगा तो ये बराबर होगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सब्सटेंस रिड्यूस्ड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज। यहाँ पे रिड्यूस हो गया है कॉपर, तो कॉपर का आपने पोटेंशियल लिखना होता है जो कि तकरीबन 0.34 वोल्ट आता है, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक जो कि माइनस जिंक का माइनस 0.76 है, तो ये तकरीबन 1.0 वोल्ट जो है इस सेल का पोटेंशियल हमारे पास आ जाता है। तो ये इसका फार्मूला है। 119 में कि द ओवरऑल सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वानिक सेल इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द एनोड पोटेंशियल फ्रॉम द कैथोड पोटेंशियल, तो ए ऑप्शन इसमें सही है। 120 कि इन बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन इफ अ रिएक्शन इन्वॉल्व मोर देन वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कि अगर रिडॉक्स रिएक्शन है और इफ अ रिएक्शन इन्वॉल्व्स मोर देन वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो फिर आपने क्या करना है, यू बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ईच हाफ रिएक्शन बिफोर कंबाइनिंग। इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना पड़ता है। याद रखिएगा कि हम तमाम जो सेल्स तमाम जो इक्वेशन है, जो आप हाफ इक्वेशन लिखते हैं, रिडक्शन हाफ इक्वेशन और जो ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन है, तो उसको आपने इंडिविजुअली अलग अलग बैलेंस करना है। ये जो स्टेप्स मैंने आपको अभी बता दिए थे कि ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिएगा और सबसे पहले इक्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड करें, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और जो रिडक्शन रिएक्शन है, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिएगा, फिर बैलेंस करें एलिमेंट को और फिर इलेक्ट्रॉन लास्ट एंड गेन, फिर चार्ज को बैलेंस करें, फिर ऑक्सीजन को फिर मल्टीप्लाई कर लें और इसके बाद ये सारे स्टेप एक के लिए अप्लाई कर लें रिडक्शन रिएक्शन के लिए, यही सारे स्टेप आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के लिए अप्लाई कर लें और फिर इसके बाद आप इनको ऐड करेंगे। सो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ईच हाफ रिएक्शन बिफोर कंबाइनिंग, तो ये ए ऑप्शन आता है 120 में। 21 में कहते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन, आयरन का V2O3, ये मैं इक्वेशन लिख लेता हूं। ये इक्वेशन है कि ये है Fe और ये है V2O3, आगे प्रोडक्ट आ गया है Fe2O3 और प्लस इसके साथ है वेनेडियम ऑक्साइड। तो ये कहता है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन दिस इक्वेशन इज, आयरन यहाँ पर जीरो स्टेट में है और यहाँ पर अगर आप इसे क्रॉस कर लेते तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये +3 आता है, तो 0 to +3 ऑप्शन इसमें सी सही है। आखिरी इक्वेशन है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम एंड पोटाशियम डाइक्रोमेट, तो आसान है, पोटाशियम डाइक्रोमेट है, देखिएगा ये है K2Cr2O7, तो आप कर सकते हैं कि 2 पोटाशियम है, हर एक का +1 स्टेट है और फिर 2 क्रोमियम है, हर एक का X स्टेट है, 7 ऑक्सीजन है, हर एक का -2 स्टेट है, ओवरऑल ये कंपाउंड है तो 0 स्टेट इसका होगा। तो देखिए 2 + 2x -14 = 0 और ये होगा 2x - 12 दैट = 0 और फिर होगा 2x = 12, x आ जाता है आपके पास +6। तो जो आखिरी क्वेश्चन है इसका आंसर बनता है डी ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए।